हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग सोशल साइंस का सेट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 सॉल्व हो चुका था। ठीक है, चलिए देखिए, मॉडल प्रश्न पत्र सेट 3 है, क्लास 10, विषय सामाजिक विज्ञान, समय 1 घंटा 30 मिनट आपको दिया जाएगा, पूर्णांक 40 होगा। इसी पैटर्न पे आपका एग्जाम होगा, फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम होने वाला है। ठीक है, चलिए तो हम लोग सीधा देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फ्रांस की क्रांति कब हुई। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ, आपको बताना है। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति हुई थी 14 जुलाई 1789 में। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। जो फ्रांस की क्रांति था उसका अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ख, रूसो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रूसो को। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना। ठीक है, तो आपको याद रखना है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर 1871 ईस्वी में बना, यानी ऑप्शन घो इसका सही आंसर हो जाएगा। कब? 1871 ईस्वी में बना। ठीक है, चलिए तो हम लोग का इस प्रकार 3 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ। यह कथन किसका है? आपको बताना, ये जो कथन बोला था किसने बोला था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूसो, यानी ऑप्शन ग। रूसो ने सबसे पहले ये बात कही थी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। ठीक है, तो विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना दिदरो ने की थी, यानी ऑप्शन ग इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है, तो वो है हम लोग का पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये ऑप्शन ख इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, यह किसका कथन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कथन है सुभाष चंद्र बोस का, यानी ऑप्शन ग इसका सही आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, है ना। तो मैक्सिमम स्टूडेंट को ये क्वेश्चन पता होता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, 1905 ईस्वी में हुआ था बंगाल का विभाजन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। याद रखिएगा आप, संथाल विद्रोह के नेता जो थे वो सिद्धू कान्हू थे, यानी ऑप्शन इसका घ आंसर हो जाएगा, सिद्धू और कान्हू। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। जो खिलाफत आंदोलन था उसके प्रमुख नेता कौन थे, आपको उनका नाम बताना है। तो उनका नाम था मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, यानी ऑप्शन इसका ख हो जाएगा सही। ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं, है ना। तो उसे संसाधन कहते हैं, यानी ऑप्शन ख इसका सही आंसर हो जाएगा, संसाधन। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है। भूमि निम्नीकरण में आपको पूछा गया कि किसकी भूमिका नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा मधुमक्खी पालन का भूमिका नहीं है। ठीक है, तो आंसर 12 का क्या हो जाएगा, घ नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो मैदान के रूप में कितना प्रतिशत भाग है आपको बताना है। ठीक है, तो ये होता है 43%, यानी ऑप्शन ग इसका सही आंसर हो जाएगा, 43%। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है, लौ एस्क किस प्रकार का संसाधन है। जो लौ एस्क है वो किस प्रकार का संसाधन है आपको बताना है। ये अनवीकरणीय योग्य संसाधन है, यानी ऑप्शन घ इसका सही आंसर हो जाएगा, किसका, 14 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, गुलाबी सिर वाला बत्तख किन जातियों में शामिल है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है दुर्बल जातियाँ, ऑप्शन
ख लिखा हुआ है सामान्य जातियाँ, ऑप्शन ग लिखा हुआ है संकटग्रस्त जातियाँ, ऑप्शन घ लिखा हुआ लुप्त जातियाँ। ठीक है, तो जो गुलाबी सिर वाला बत्तख है ना, ये लुप्त जातिया के कैटेगरी में आता है। इसका मतलब ऑप्शन घ इसका सही आंसर हो जाएगा, लुप्त जातियाँ। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन हैं। तो भारत में जो जैव विविधता हो रहा है उसको कम करने का क्या क्या कारण है आपको बताना है। ठीक है, देखिए पहला दिया हुआ है वन जीव के आवास का विनाश, दूसरा दिया हुआ है वन जीव को मारना या शिकार करना, और तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण एवं दावानल। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सभी इसका कारण है। ठीक है, सभी इसका कारण है, कारक है। तो इस प्रकार 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर घ नंबर उपरोक्त सभी होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो देखिए बहुत फेमस आंदोलन था चिपको आंदोलन, ये पेड़ पौधों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ख इसका हो जाएगा, वनों की कटाई रोकने से। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। 18 में लिखा हुआ है जल की कमी के क्या कारण हैं। जो जल की कमी है उसका कारण आपको बताना। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है क नंबर में अति शोषण, ख नंबर में दिया अत्यधिक प्रयोग, ग नंबर में दिया है समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, और घ नंबर में दिया है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका कुछ न कुछ कारण सभी ऑप्शन में है। इसका मतलब ऑप्शन घ इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को बनाएंगे। देखिए 19 नंबर टांका क्या है। ठीक है, याद रखिएगा टांका क्या है। तो देखिए टांका जो है ना वो पीने के पानी को संग्रहित करने वाला एक टैंक है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा दिया हुआ है क नंबर में, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक को क्या कहते हैं, टांका कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है सन 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है। ये बहुत ही डेंजर भविष्यवाणी की गई है ना, और पता है आपको 2025 तक जल संकट आ जाएगा और लगभग 20 करोड़ लोग इससे ग्रसित हो जाएंगे। किससे, पीने के पानी से, यानी जल की कमी से। ठीक है, ऐसा भविष्यवाणी किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, 20 करोड़ लोग 2025 तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 2000। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 21 में लिखा हुआ है हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बोला है क नंबर में किसी व्यक्ति की कुल आय से, ख नंबर में लिखा है किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर, या ग नंबर लिखा है सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से, और घ नंबर दिया है देश के कुल निर्यात से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ख नंबर, है ना, किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर। तो आप इस पर टिक लगा लीजिए, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। ठीक है, ऑप्शन ख 2 नंबर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है वे देश की जिसकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रतिवर्ष या उससे अधिक होती है तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत होगा। ठीक है, आपको बताना है। तो वो जो देश होगा ना वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा, वो आएगा विकसित देशों के अंदर। इसका मतलब ऑप्शन इसका ख होगा सही। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है सतत विकास का उद्देश्य है। क्या है सतत विकास का उद्देश्य, आपको पूछा गया है ना। तो सतत विकास का जो उद्देश्य है वो है विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए, यानी ऑप्शन ग इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इसी उद्देश्य से सतत विकास किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24 नंबर को। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। ये तो लगभग सभी को पता होता है, केरल सबसे आगे है इस मामले में, है ना। तो साक्षरता दर भी केरल राज्य का सबसे ज़्यादा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 रुपये तथा जनसंख्या 5,000 तो कुल आय कितना होगा। हम लोग क्या करते हैं, प्रति व्यक्ति आय को कुल जनसंख्या से गुना करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, कुल आय मिल जाता है। ठीक है, यानी 500 को 5,000 से आप गुना करिएगा तो कितना आएगा 25। ये दिख रहा ना ऑप्शन, ये वाला ये आएगा। ठीक है, आप गुना करके देख लीजिए किसको,
500 को आपको 5,000 से गुना करना है, तो 5 5 कितना आ जाएगा 25, और यहाँ 2 जीरो और यहाँ 3 जीरो, यानी टोटल 2 1 2 3 5 जीरो। तो ये ऑप्शन को में है ऐसा, ठीक है, यानी गुना करके निकालना है। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है निम्न में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं, है ना। जैसे प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया होता है ना, तृतीय क्रिया, तो आपसे पूछा कौन सा क्रियाकलाप है जो द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन खो, ये आता है द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा प्रचंड बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से है जहां लोग क्या होते हैं, क नंबर में बेरोजगार होते हैं, ख नंबर में नियोजित हैं लेकिन कम वेतन अर्जित करते हैं, ग नंबर में लिखा है नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य है, और घ नंबर में लिखा है वर्ष के कुछ महीनों में बेरोजगार है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, क्या हो जाएगा ऑप्शन गो, ये वाला, ठीक है। नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य के बराबर है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ, ठीक है, प्रतिशत क्या कहलाता है, आपको बताना हो प्रतिशत क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका क सही होगा, ये वाला, है ना, निवल उपस्थित अनुपात कहलाता है, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने। जो संगठित क्षेत्र है उसका सही अर्थ क्या होता है उसको चुनने बोला है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर क में। यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित होती हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का 29 का क नंबर आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है कौन से क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है, ठीक है। सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है, आपको ये पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तृतीय क्षेत्रक यानी ऑप्शन ग इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग शामिल है, ये वाला। देखिए क्या दिया ऑप्शन गो में, विधायक, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो इसका आंसर हो जाएगा ही वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है ना, जो यूरोपीय संघ है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो उसका मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में है, यानी ऑप्शन क इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में लिखा है सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है ना। सामुदायिक जो सरकार है वो श्रीलंका से संबंधित है, आपको याद रखना किससे संबंधित है, श्रीलंका किसमें है, ऑप्शन क में, श्रीलंका से संबंधित होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 34 को देखते हैं, इधर करते हैं 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है, ठीक है। तो डच भाषा बोलने वाले की आबादी आपका बेल्जियम में जाके 59% है, इसका मतलब ऑप्शन घ इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है सत्ता की साझेदारी की ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में से कौन संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ये संबंधित है, ठीक है। क्या है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ये संबंधित है, ठीक है। चलिए हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है इनमें से कौन संघ सूची का विषय है, आपको खोजना है कि संघ सूची का विषय कौन सा है। तो संघ सूची का जो विषय है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ठीक है। प्रतीक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर को। तो क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वाले का प्रतिशत कितना है। हमारे यानी भारत में राजभाषा, भारत का राजभाषा हिंदी है, तो उसको बोलने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है, तो वो है 40%, यानी ऑप्शन घ इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 को देखते हैं। लिखा है भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है, ठीक है। भारत में टोटल 22 अनुसूचित भाषा है, ठीक है। उसमें से झारखंड की कौन सी भाषा है जिसे शामिल किया गया है, तो वो है संथाली, यानी ऑप्शन घ इसका सही आंसर हो जाएगा संथाली। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 को देखते हैं। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है ना। तो पंचायत में महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ऑप्शन ख इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं जो आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया था ना, विकेंद्रीकरण की
दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया था, तो 1992 में उठाया गया था। देखिए ये ऑप्शन को इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का सोशल साइंस का ये तीसरा सेट क्या हो चुका है, कंप्लीट। पूरा एकदम जो आंसर होगा आंसर के साथ कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार सोशल साइंस का टोटल 3 सेट कंप्लीट हो गया और 2 सेट बचा है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।